गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की रिकॉर्डिंग आपको वीडियो सेंड कर रहे हैं हृदय की संरचना। तो अपनी जो हृदय है इसकी दो संरचना है, एक तो बाह्य संरचना और एक आंतरिक संरचना। तो सबसे पहले हम इसकी बाह्य संरचना के बारे में जानेंगे। तो जो हमारा हृदय है वो क्या है, एक पेशीय बंद मुट्ठी के आकार का होता है। बंद मुट्ठी, जैसे हम मुट्ठी बंद करें, ये इतनी लंबाई चौड़ाई यानी इसी आकार का होता है। और पेशीय का मतलब आप जानते हो, पेशियों से बना रहता है। हृदय में हृदय पेशियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं। और ये वक्ष गुहा से कुछ बाईं ओर, ये जो हमारा वक्ष गुहा कक्ष है उसमें थोड़ा सा बाईं ओर दोनों फेफड़ों के मध्य अग्रतल पर प्रोस्थी के नीचे स्थित होता है। यानी दोनों जो अपने लंग्स हैं, फेफड़े हैं, फुफ्फुस हैं, उनके बिल्कुल बीचों बीच थोड़ा आगे की ओर अग्रतल, जब पर अपन हृदय को आगे से टच करते हैं ना, तो इस ओर ये स्थित रहता है। और ओस्थि का मतलब जो अपने पसलियों के बीचों बीच में जो अस्थि होती है ना, कील के आकार की, उसको क्या बोलते हैं अपन, ओरोस्थि। तो उसके ठीक नीचे स्थित होता है। तो ये हमारे हृदय की क्या हो गई, स्थिति हो गई। अब हमारा हृदय एक दोहरी झिल्ली हृदयावरण से घिरा रहता है। जितने भी हमारे शरीर में जो कोमल अंग होते हैं, सॉफ्ट, वो सभी किसी न किसी झिल्ली से आवृत रहते, घिरे हुए थे। इसी प्रकार जो हमारा हृदय होता है, हृदय जिस झिल्ली से ढका होता है उसको क्या बोलते हैं, हृदयावरण। इससे ये ढका रहता है, घिरा होता है, और ये खोखला होता है। इसके दोनों झिल्लियों के बीच में क्या भरा होता है, परिहृदय तरल, पेरिकार्डियम फ्लूइड इसके अंदर भरा होता है। तो जो क्या करेगा, जो बाह्य चोटों से हृदय को बचाता है। जैसे मस्तिष्क के चारों ओर क्या होता है, मस्तिष्क आवरण, फुफ्स के चारों ओर क्या होता है, फुफ्सावरण। ऐसे अपने हृदय के चारों ओर का जो आवरण होता है उसको क्या बोलते हैं, हृदयावरण। और इसमें भी तरल भरा होता है जो बाह्य चोटों से हमारे हृदय को बचाता है। और हृदय के समीप ऊतकों का जो घर्षण है उसको कम करता है। अब जैसे हमारा मस्तिष्क 3 स्तरों से मिलकर के बना होता है, उसी प्रकार जो हमारा हृदय है वो भी 3 स्तरों से मिलकर के बना होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम, यानी कि अधि स्तर यानी सबसे ऊपरी स्तर, फिर दोनों के बीच का मध्य हृदय स्तर, और सबसे अंदर वाला आंतरिक यानी कि अंत हृदय स्तर। अब इसके बाह्य स्तर की बात करें तो जो बाह्य स्तर किसका बना होता है, तंतुमय ऊतकों का बना होता है। मध्य स्तर मोटा पेशी ऊतकों का बना होता है, पेशियों से बना होता है। और जो सबसे आंतरिक जो स्तर होता है, अंत स्तर, वो क्या है, अंत उपकला ऊतक और लचीले ऊतकों से बना होता है। जब भी तो अपना जो हृदय होता है कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, बहुत लचीला होता है, धड़कता रहता है, ऊपर नीचे ब्लड के आने जाने से ये फूलता और पिचकता रहता है। मध्य का जो पेशी स्तर होता है वो क्या है, उसमें हृदय पेशियां सबसे अधिक पाई जाती हैं और हृदय पेशियों से बना होता है। अतः जो हृदय में तंत्रिका जो होती है, हृदय में तंत्रिका कोशिकाएं नहीं पाई जाती, तंत्रिका कोशिकाएं नहीं पाई जाती, परंतु इसमें जो भित्तियां होती हैं उनमें संयोजी ऊतक और रुधिर कोशिकाएं होती हैं, संयोजी ऊतक और रुधिर कोशिकाएं होती हैं। इसमें स्वायत्त शासी तंत्रिका तंत्र से कुछ तंतु आते हैं। अब बात आ रही है स्वायत्त शासी तंत्रिका तंतु, यानी हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त शासी तंत्रिका तंत्र। तो ये कह रहा है स्वायत्त जो तंत्रिका तंत्र होता है उससे कुछ तंत्रिका तंत्र से कुछ तंतु आते हैं, क्योंकि हमारे हृदय जो हमारे मस्तिष्क से कंट्रोल नहीं होता, ये स्वतः ही संचालित होता है, गति करता रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वायत्त शासी तंत्रिका तंत्र से तंतु इसमें आते हैं, इसलिए ये एक स्वायत्त शासी अंग माना जाता है। हमारा हृदय की आंतरिक संरचना, तो बाह्य संरचना का डायग्राम बीत चुके हैं। आंतरिक संरचना का डायग्राम आप तुम देख रहे हो बुक के अंदर, या आपको दिखाई दे रहा है आंतरिक संरचना का डायग्राम। अब इसकी बात यदि करें तो हमारे हृदय 4 कक्षों में डिवाइड रहता है। अब 4 कक्ष कौन कौन से हैं आपको पता होगा, ये अपने देख रहे हैं यहाँ पर, ये बायां आलिंद, ये वाला हिस्सा होता है ऊपर का, और ये नीचे जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये क्या है अपना बायां निलय। ये छोटा सा दिख रहा है ना ये आपको, ये तो क्या है अपना बायां आलिंद, और ये सारा नीचे का हिस्सा क्या है, बायां निलय। अब इसी प्रकार ऊपर का ये नीला नीला दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है आपका दायां आलिंद, और नीचे का सारा पोर्शन क्या है, दायां निलय। तो हमारे हृदय जो 4 कक्षों में रहता है, बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद और दायां निलय।
अब इसको तो क्लियर से नहीं दिखाई दे रहा इसमें, अब क्लियर दिखाई दे रहा है ना आपको, बाया आलिंद बाया निलय, दाया आलिंद दाया निलय। अब बात करें कि बाया आलिंद अपने बाय निलय से एक कपाट के द्वारा जुड़ा होता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, यानी कि द्विवलन कपाट। इसी प्रकार से जो दाया आलिंद दाया निलय से बना होता है वो पाया जाता है त्रिवलन कपाट। दिख रहा है ना ये त्रिवलन कपाट। तो त्रिवलन और द्विवलन का मतलब होगा ये कप के आकार के क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, जिनसे रुधिर है जो बाएं आलिंद से बाएं निलय में और दाएं आलिंद से दाएं निलय में रुधिर का आदान प्रदान होता है। यहाँ पर ये देख रहे हैं एक बाइकस्पिड 2 और यहाँ पर 1 2 3 3 कप के आकार के थोड़ा सा वो रहता है, तो इनको कपाट बोलते हैं, जिससे रुधिर केवल आ सकता है, आलिंदों से निलयों में आ सकता है, लेकिन निलयों से वापस आलिंदों में नहीं जा सकता। वो कपाट कौन से होते हैं, बाईं तरफ इधर होता है द्विवलन और इधर होता है त्रिवलन। कहीं दिख नहीं रहा द्विवलन त्रिवलन का पाठ, ये लिखा ना देखो, ये लिखा हुआ त्रिवलन का पाठ, ऐसा इधर यहाँ पर होता है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, द्विवलन का पाठ इधर होता है, ठीक है ना। ऊपरी के दोनों कक्ष पतली भित्ति वाले होते हैं, इनको ओपन क्रम से क्या बोलते हैं, दाया आलिंद और बाया आलिंद कहते हैं। जबकि जो नीचे के जो दोनों जो कक्ष होते हैं वो कैसे होते हैं, मोटी भित्ति वाले होते हैं, और ये बाएं तथा दाएं निलय कहलाते हैं। अब ये मोटी भित्ति के क्यों होते हैं, क्योंकि देखो आलिंदों में तो रुधिर आता ही आता है, लेकिन निलयों से एक तरफ तो शरीर में जाता है और एक तरफ वो शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में जाता है। उसकी क्रिया विधि में अब आपको समझाएंगे। इसलिए निलयों की भित्ति का मोटा होना वाजिब है, क्योंकि निलय की जो निलय है उस पर रुधिर का दबाव ज्यादा होता है, और अगर कमजोर होगी भित्ति तो दबाव से वो फट सकती है। इसलिए जो निलयों की भित्तियां होती हैं वो आलिंदों की तुलना में कैसी होती है, थोड़ी मोटी होती है। और बाएं आलिंद की जो बाएं निलय की जो भित्ति होती है वो दाएं निलय की अपेक्षाकृत भी और ज्यादा मोटी होती है, क्योंकि पूरे शरीर को रुधिर जो पंप करना होता है वो किसको करना होता है, बाएं निलय को करना होता है। दाएं निलय से तो केवल फेफड़ों में जाता है, तो ज्यादा जो है रुधिर दूर तक भेजा नहीं जाता है। अब बात करते हैं अपन, ये जो दोनों आलिंद और निलय हैं, तो तभी चित्र में डायग्राम बताया था, आलिंदों को निलयों से अलग करने वाली एक क्या होती है, हल्की सी दरार पाई जाती है, जो आलिंद निलयी दरार यानी कोरोनरी सल्कस कहलाती है, कोरोनरी सल्कस कहलाती है। शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर आलिंदों में आता है। सबसे पहले जो हमारे पूरे शरीर से रुधिर कहाँ आएगा, आलिंदों में। बाएं आलिंद में शुद्ध आता है, दाएं आलिंद में कैसा आता है, अशुद्ध रुधिर आता है। और फेफड़ों से शुद्ध होकर फुफ्फुस सिराओं द्वारा पहले कहाँ आएगा, बाएं आलिंद में। अब दोबारा सुनेंगे, देखो, शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर आलिंदों में आता है, तो आप मान लीजिए शरीर के विभिन्न भागों से जो अशुद्ध रुधिर है वो कहाँ आएगा, सबसे पहले बाएं आलिंद में, ठीक, बाएं आलिंद से। और उसी समय क्या होगा, जो शुद्ध रुधिर है, मैं पहले बता दूं, उसी समय शुद्ध रुधिर जो है फेफड़ों से कहाँ आता है, दाएं, वो गलत बोल दिया, सॉरी, सबसे पहले जो अपना रुधिर है वो कहाँ आएगा, देखिए इसमें शरीर के विभिन्न भागों से, तो ना फुफ्फुस द्वारा जाता है, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर ऊर्ध्व तथा निम्न महाशिरा, ऊर्ध्व का मतलब ऊपर की ओर, निम्न का मतलब नीचे की तरफ जो होती है, महाशिराओं के द्वारा दाएं आलिंद में लाया जाता है। तो बाएं आलिंद में सबसे पहले आप ये मानिए, चलो क्रिया विधि में तुमको बाद में बताता हूँ, कंफ्यूजन हो जाओगे। शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर ऊर्ध्व तथा निम्न महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में लाया जाता है। अब आप ध्यान देंगे, हमारे शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर सबसे पहले कहाँ आ रहा है, ऊर्ध्व तथा निम्न, यानी शरीर के ऊपर भागों से आएगा ऊर्ध्व, और शरीर के नीचे टांगों वाले हिस्सों से आएगा निम्न, महाशिराओं के। महाशिराओं में मोस्टली कैसा रुधिर बहता है, अशुद्ध बहता है। तो इसके द्वारा वो कहाँ आया है, अपने दाएं आलिंद में। ये सबसे पहला स्टेप है, दाएं आलिंद में शरीर के ऊपरी भागों से ऊर्ध्व महाशिरा द्वारा और निचले भागों से निम्न महाशिराओं द्वारा रुधिर कहाँ आया अपना, दाएं आलिंद। क्लियर। अब देखिए दाएं आलिंद में आ गया। अब हृदय से भी कुछ अशुद्ध रुधिर हृदय सिरा और कोरोनरी सल्कस द्वारा दाएं आलिंद में लाया जाता है। अब हृदय में भी तो रुधिर बहता है, तो हृदय के भी भागों से, विभिन्न भागों से हृदय से अशुद्ध रुधिर जो है हृदय सिराओं के द्वारा आएगा, और शरीर के द्वारा
निम्न और ऊर्ध्व महाशिरा द्वारा आएगा, और कोरोनरी सल्कस इसके द्वारा दाएं आलिंद में लाया जाता है। अब दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर, अब यहाँ ये बताना चाहिए कि दाएं आलिंद से रुधिर कहाँ जाएगा? दाएं निलय में। तो दाएं आलिंद से जब दाएं निलय में जाएगा तो अपना क्या होगा, ये जो त्रिवलन जो कपाट है वो खुलेगा और सारा रुधिर दाएं निलय में चला जाएगा। निलय में जाती ही त्रिवलन कपाट बंद हो जाता है। इसके बारे में आगे बताएंगे, हृदय की ध्वनि जो उन पर डिपेंड करती है। अब दाएं निलय से क्या है, अब आगे ना, दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर कहाँ जाएगा? फुफ्फुस धमनियों के द्वारा। यही एक ऐसी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है, बाकी सब धमनियों में कैसा रुधिर बहता है? अपना शुद्ध रुधिर बहता है। धमनियों द्वारा फेफड़ों यानी फुफ्फुसों में पहुंचा दिया जाता है। अब हम सांस लेंगे तो ऑक्सीजन फेफड़ों में रहती जाएगी, विसरित होगी, तो वाष्प के संपर्क में जब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर आएगा तो शुद्ध हो जाएगा। तो हृदय के सभी चारों कक्ष अंदर से पटों द्वारा तथा कक्षों द्वारा पृथक रहते हैं। कपाकार जो कपाट होते हैं उनके द्वारा पृथक रहते हैं। अब देखिए बाएं निलय से महाधमनी निकलती है। महा यानी सबसे बड़ी धमनी, जो हृदय को छोड़ करके शरीर के सभी भागों में रुधिर ले जाती है। हृदय धमनियां हृदय में शुद्ध रुधिर को ले जाती हैं। अब मैं आपको यहाँ बता दूं, जैसे ही दोनों फेफड़ों में जो शुद्ध रुधिर होगा तो दोनों फेफड़ों से वो कहाँ आएगा? फुफ्फुस शुद्ध रुधिर फुफ्फुस सिराओं के द्वारा किधर आएगा? अपने बाएं आलिंद में। और बाएं आलिंद में आएगा सारा शुद्ध रुधिर, तो द्विबलन का पार्ट खुलेगा, फिर वहां से बाएं निलय में जाएगा। बाएं निलय में जाने के बाद क्या होगा? जो अर्धचंद्राकार चंद्रमा के समान कपाट होते हैं वो खुलता है और सारा रुधिर पूरे प्रवाह यानी उच्च दाब के साथ शरीर के विभिन्न भागों में फुफ्फुस धमनियों के द्वारा महाधमनियों और फिर उससे क्रम से छोटी छोटी धमनियों के द्वारा शरीर के प्रत्येक अंगों में भेज दिया जाता है। अब ये कह रहा है आलिंदों के मध्य अंतर आलिंद पट होते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि बाएं आलिंद से बाएं निलय में, दाएं आलिंद से दाएं निलय में रुधिर जा सकता है, लेकिन दोनों आलिंदों में और दोनों निलयों में रुधिर आपस में क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि ये कह रहा है आलिंदों के मध्य अंतर आलिंद पट होता है। इसी प्रकार से क्या होता है, निलयों के मध्य में भी क्या होता है? एक अंतर निलय पट होता है। अब ध्यान देंगे, ये कह रहा है आलिंदों के मध्य अंतर आलिंद पट होता है। इस पट पर एक अंडाकार खात यानी गर्त होती है, जिसे क्या बोलते हैं? फोसा ओवेलिस। और ध्यान देने इसका थोड़ा सा रोल है, जब भ्रूण होता है तो शिशु के हृदय में इस गर्त के स्थान पर ही एक छिद्र होता है, जिससे अंडाकार छिद्र कहते हैं। यानी यही अपना क्या होता है, फोसा जो ओवेलिस होता है, ये बचपन में अंडाकार छिद्र। अगर ये कई बार बचपन में बंद नहीं होता तो बड़ी दिक्कत आती है। कहते हैं हृदय में छिद्र है तो उसके बचने के चांस बहुत जो रेयर हो जाती है। ठीक है कि नहीं? अब इसी प्रकार दोनों निलयों के मध्य जो अंतर निलयी पट पाया जाता है। अब अपनी अपनी ओर के आलिंद तथा निलय अंतः निलयी कपाटों द्वारा, दोनों आलिंदों के मध्य आलिंद कपाट, दोनों निलयों के मध्य अंतर निलयी कपाट के द्वारा रक्षित रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, जो विपरीत दिशा में रुधिर के प्रवाह को रोकते हैं। यानी एक दिशीय कपाट होते हैं, इसलिए केवल आलिंदों से निलयों में रुधिर आ सकता है, लेकिन कभी भी निलयों से वापस आलिंदों में नहीं जा सकता। ऐसे कपाट एक दिशीय कपाट होते हैं। बाएं आलिंद तथा निलय के मध्य भी बाइकस्पिड बताई दिया, और ये मीट्रल कपाट भी नाम है। और इसी प्रकार दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य क्या होता है? इसी प्रकार दाएं आलिंद, और ये क्या गलत लिखा हुआ है, तो दोबारा से बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य बाइकस्पिड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीट्रल कपाट पाया जाता है। इसी प्रकार दाएं आलिंद, अब ये बाएं नहीं है, ये दाएं है, इसको सही करो। दाएं आलिंद के मध्य बाइकस्पिड यानी ट्राइकस्पिड यानी त्रिवलन कपाट पाया जाता है। बाइकस्पिड एंड ट्राई, ये ट्राई लिखा हुआ है, ट्राई। ये तो बाईं तरफ बाइकस्पिड और दाईं तरफ ट्राइकस्पिड, त्रिवलन कपाट पाया जाता है। फेफड़े फुफ्फुस और महाधमनी के अंदर तीन तीन अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। ये भी रुधिर को विपरीत
दिशा में प्रवाह को रोकते हैं। देखो ये कपाट कहाँ मिलेंगे अपने, यहाँ मिलेंगे और यहाँ मिलेंगे, यानी यहाँ से तो क्या जाएगा, निम्न महाशिराएं हैं और ये महाधमनी, यहाँ से शरीर के विभिन्न भागों में शुद्ध रुधिर जाता है और ये अशुद्ध रुधिर यहाँ से निकल करके आ जाता है, दोनों साइडों में फेफड़ों में पहुँचता है। तो ये बाइकस्पिड, ये ट्राइकस्पिड, और यहाँ क्या मिलेंगे अपने अर्धचंद्राकार कपाट। ठीक है, तो हृदय की कार्य प्रणाली जो है शैलाश सेंड नहीं की है, इसको हम आपको हृदय की कार्य प्रणाली को कल समझेंगे। ओके।